हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजिसनेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10। 9 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 10 चल रही है। आज उसमें हम नेक्स्ट सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन एक ऐसा फील्ड है जो क्रॉस बॉर्डर इनकम, कैपिटल और ट्रांजेक्शन्स पे टैक्स का फ्रेमवर्क सेट करता है। जब एक इंडिविजुअल या कंपनी दो या ज्यादा कंट्रीज में इनकम अर्न करती है तो डबल टैक्सेशन का रिस्क होता है, मतलब सेम इनकम पे मल्टीपल कंट्रीज टैक्स लगा सकती हैं। यह एक बड़ा हेडेक है फॉर मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, एनआरआईज और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंट्रीज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी DTAA साइन करती हैं, जो टैक्सिंग राइट्स एलोकेट करते हैं और टैक्स रिलीफ देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद डिटेल में चलते हैं। डबल टैक्सेशन क्या, व्हाट इज डबल टैक्सेशन? देखो, डबल टैक्सेशन तब होता है जब एक ही इनकम या कैपिटल पे दो या ज्यादा कंट्रीज टैक्स लगा देती हैं। यह क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में बड़ा इशू है, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स के लिए फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है और ग्लोबल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है। डबल टैक्सेशन के दो मेन टाइप्स हैं। सबसे पहला जुरिस्डिक्शनल और इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन। इसको समझते हैं। देखो, ये तब होता है जब डिफरेंट कंट्रीज सेम इनकम या कैपिटल पे टैक्स क्लेम करती हैं बेस्ड ऑन देयर टैक्स jurisdiction रूल्स। रीजन क्या है? एक कंट्री रेजिडेंट बेस्ड टैक्सेशन फॉलो करती है और दूसरी सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। सो इससे ये चीज अराइज होती है। रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन की बात करें यानी रेजिडेंट का ग्लोबल इनकम टैक्स करता है, एंड सोर्स बेस्ड टैक्सेशन की बात करें, इनकम जहां अर्न होती है वहां टैक्स करते हैं। ठीक है जी। अगर एग्जांपल दूं, एक इंडियन रेजिडेंट यूएस में रेंटल इनकम अर्न करता है, इंडिया उसके ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगाता है, लाइक जो रेजिडेंस बेस्ड है, और यूएस रेंटल इनकम पे टैक्स लगाता है सोर्स बेस्ड है। रिजल्ट डबल टैक्सेशन। सेकेंड आता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। ये तब होता है जब सेम इनकम डिफरेंट एंटिटीज के हैंड्स में सेम जुरिस्डिक्शन में दो बार टैक्स होती है। कॉमन केसेस आते हैं डिविडेंड्स के। कंपनी अपने प्रॉफिट्स पे कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है, और जब वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देते हैं, शेयर होल्डर्स को पर्सनल इनकम टैक्स देना पड़ता है। एग्जांपल अगर दूं, एक इंडियन कंपनी 100 करोड़ प्रॉफिट पे 25% कॉर्पोरेट टैक्स यानी 25 करोड़ पे करती है। बाकी 75 करोड़ डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को मिलता है। जो 30% पर्सनल इनकम टैक्स यानी 22.5 करोड़ पे करते हैं, सेम इनकम दो बार टैक्स हो जाती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हाउ टू अवॉइड डबल टैक्सेशन मेथड्स। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइडेंस मेथड्स। डबल टैक्सेशन के हेडेक को अवॉइड करने के लिए कंट्रीज टैक्स ट्रीटीज या यूनिलेटरल रिलीफ प्रोविजंस यूज करती हैं। ये मैकेनिज्म टैक्सिंग राइट्स को एलोकेट करते हैं और टैक्स बर्डन को कम करते हैं, जिससे क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रमोट होती हैं। अब चलो मेन अवॉइडेंस मेथड को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है एग्जम्पशन मेथड। इसमें एक कंट्री सर्टेन इनकम या कैपिटल को टैक्स एग्जम्प्ट करती है अगर वो दूसरे कंट्री में ऑलरेडी टैक्स है। टाइप्स अगर बताऊं, या तो फुल एग्जम्पशन होगी, पूरा फॉरेन इनकम टैक्स फ्री होता है। प्रोग्रेसिव एग्जम्पशन होगी, फॉरेन इनकम टैक्स रेट कैलकुलेशन में कंसीडर होता है बट डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है इसमें। एग्जांपल अगर दूं, जर्मनी इंडिया DTAA के अंदर एक इंडियन रेजिडेंट का जर्मन सैलरी इनकम जर्मनी में टैक्स है, तो इंडिया इसको फुली एग्जम्प्ट करता है। सेकंड मेथड आता है हमारा क्रेडिट मेथड। इसमें एक कंट्री फॉरेन टैक्सेस पेड के लिए टैक्स क्रेडिट देती है अगेंस्ट होम कंट्री टैक्स लायबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल इन दी होम कंट्री। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। टैक्स क्रेडिट इक्वल्स मिनिमम ऑफ फॉरेन टैक्स पेड, होम कंट्री टैक्स ऑन फॉरेन इनकम, दोनों में से जो मिनिमम है। एग्जाम्पल, एक इंडियन रेजिडेंट यूएस में 10 लाख इनकम अर्न करता है, जिसमें 2 लाख यूएस टैक्स पे करता है, इंडिया में 3 लाख टैक्स ड्यू है, इंडिया 2 लाख क्रेडिट देता है, सो नेट टैक्स उसका 1 लाख ही बनता है। अब तीसरा आता है टैक्स ट्रीटी रिलीफ। टैक्स ट्रीटीज यानी DTAA स्पेसिफिक प्रोविजंस देते हैं टू एलिमिनेट या मिटिगेट डबल टैक्सेशन। इसकी जो कुछ की प्रोविजंस है उसमें सबसे पहले आती है रेजिडेंट डिटर्मिनेशन। टैक्स पेयर का रेजिडेंस स्टेटस क्लैरिफाई करता है, लाइक फॉर एग्जांपल टाई ब्रेकर रूल्स फॉर ड्यूअल रेजिडेंसी। फिर आता है टैक्सिंग राइट्स एलोकेशन। कंट्रीज के बीच इनकम टाइप्स के टैक्सिंग राइट्स डिवाइड होते हैं, लाइक सैलरी, डिविडेंड या इंटरेस्ट आपके इनकम टाइप्स हो सकते हैं। फिर रिलीफ मैकेनिज्म्स, एग्जम्पशन या क्रेडिट मेथड स्पेसिफाई होते हैं। एग्जांपल अगर दूं, इंडिया यूएस DTAA के अंदर यूएस सोर्स डिविडेंड्स पे रिड्यूस्ड विद होल्डिंग टैक्स यानी 15% लगता है और इंडिया उसका क्रेडिट देता है। अब बात करते हैं इंडिया के DTAA की।
देखो इंडिया ने मल्टीपल कंट्रीज के साथ DTAA साइन किया है टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। उसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। इसमें पहला आता है ऑस्ट्रिया, जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है, यानी ऑल इनकम टाइप्स को कवर करता है, जैसे सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। बहामास के साथ टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट TIEA है, जिसका मेन फोकस है टैक्स इवेजन प्रिवेंट की जा सके, नॉट फुल DTA है ये, ठीक है। फिर लेबनान लिमिटेड एग्रीमेंट है, स्पेसिफिक इनकम टैक्स लाइक शिपिंग, एयर और ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड। श्रीलंका के साथ कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट प्लस लिमिटेड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, यानी सार्क लेवल टैक्स कॉपरेशन है। अगर एग्जांपल दूं, एक इंडियन कंपनी ऑस्ट्रिया में ब्रांच से इनकम अर्न करती है, इंडिया ऑस्ट्रिया DTA के अंदर क्रेडिट मेथड अप्लाई होता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं व्हाट आर द लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर रिलीफ। देखो डबल टैक्सेशन रिलीफ के लिए इंडिया बाइलेटरल और यूनिलेटरल प्रोविजंस देता है। बाइलेटरल रिलीफ DTAA के थ्रू मिलती है, जबकि यूनिलेटरल रिलीफ सेक्शन 91 के अंदर नॉन DTAA कंट्रीज के लिए अवेलेबल है। अब इसको डिटेल में इसके फ्रेमवर्क तो समझते हैं। सबसे पहले आता है एडन रूल्स 1953, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवेशन विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेस ऑन इनकम। इसका ये एडन पूरी इसकी जो फुल फॉर्म है, रूल्स 1953 डबल टैक्सेशन रिलीफ के गाइडलाइंस देते हैं जब टैक्स पेयर एक या दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज का रेजिडेंट हो। ये रूल्स DTAA के इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करते हैं। एग्जांपल अगर दूं, इंडिया यूके DTAA के अंदर एडन रूल्स रेजिडेंस और टैक्सिंग राइट्स को क्लैरिफाई करते हैं, यानी एडन यानी ADEN, ठीक है। एक बार फिर की फुल फॉर्म बता देता हूँ, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवेजन विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेस ऑन इनकम रूल्स, ठीक है जी। फिर सेक्शन 91 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आता है, जो यूनिलेटरल रिलीफ प्रोवाइड करता है। उसकी बात अगर करें, देखो जब इंडिया किसी कंट्री के साथ DTAA नहीं है, उसका सेक्शन 91 यूनिलेटरल रिलीफ देता है टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। कंडीशंस अगर 91 की बात करें, सबसे पहला एसएससी इंडिया का टैक्स रेजिडेंट हो ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इनकम आउटसाइड इंडिया क्रू या राइज हुई हो, एसएससी ने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया हो ऑन दैट इनकम, इंडिया का यूएस कंट्री के साथ नो DT, यानी इंडिया का उस कंट्री के साथ कोई DTAA नहीं होना चाहिए। अब इसका रिलीफ फॉर्मूला क्या है, डिडक्शंस इक्वल टू फॉरेन टैक्स पेड और इंडियन टैक्स ऑन फॉरेन इनकम विच एवर इज लोअर। एग्जाम्पल, एक इंडियन रेजिडेंट नाइजीरिया में 5 लाख कंसल्टेंसी इनकम अर्न करता है, जिसमें 1 लाख टैक्स पे करता है, इंडिया में 1.5 लाख टैक्स ड्यू हुआ है, सेक्शन 91 के अंदर 1 लाख डिडक्शन मिलती है, यानी लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स पेड और इंडियन टैक्स, ठीक है जी। अब बात करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग की। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के रिलेटेड एंटिटीज के बीच गुड्स, सर्विसेज या इंटेंजिबल्स के ट्रांजैक्शंस के प्राइसिंग को रेफर करती है। लाइक आपके रिलेटेड एंटिटीज जाके आपके पेरेंट सब्सिडरीज हो गए। ये क्रिटिकल है क्योंकि रॉन्ग प्राइसिंग से प्रॉफिट्स आर्टिफिशियली जुरिस्डिक्शंस के बीच शिफ्ट हो सकते हैं, लीडिंग टू टैक्स इवेजन। इसलिए आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल और स्पेसिफिक मेथड्स यूज होते हैं टू इंश्योर फेयर प्राइसिंग। अब इसको कुछ समझते हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपके। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता है कि रिलेटेड एंटिटीज के बीच ट्रांजैक्शंस का प्राइस अनरिलेटेड एंटिटीज के सिमिलर ट्रांजैक्शन के प्राइस के बराबर होना चाहिए, जो फेयर मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करे। एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन सब्सिडरी यूएस पेरेंट से सॉफ्टवेयर 10 करोड़ में खरीदते हैं, तो प्राइस वही होना चाहिए जो एक अनरिलेटेड इंडियन कंपनी यूएस वेंडर से पे करती है। सेकेंड, अब ट्रांसफर प्राइसिंग के जो मेथड्स की बात करें, जो सेक्शन 92 के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स आते हैं। सेक्शन 92C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ELP कंप्यूटेशन के लिए 5 मेथड स्पेसिफाई करता है, जिसमें सबसे पहला आता है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस यानी CUP मेथड। ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के प्राइस अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के प्राइस से कंपेयर करता है। एग्जाम्पल अगर दूं, एक इंडियन सब्सिडरी यूएस पेरेंट से लैपटॉप 50,000 पर यूनिट में खरीदती है, CUP मेथड चेक करता है कि अनरिलेटेड बायर सेम लैपटॉप 48,000 में खरीदते हैं। फिर आता है रीसेल प्राइस मेथड RPM। रीसेल प्राइस से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिडक्ट करके आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल निकलता है। फॉर्मूला क्या है, आर्म्स लेंथ प्राइस इक्वल्स रीसेल प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अगर एग्जांपल दूं, एक इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर यूएस पेरेंट से प्रोडक्ट 100 में खरीदता है और 150 में रीसेल करता है, नॉर्मल ग्रॉस मार्जिन 30% है, सो ALP 150 होगा, समझ के। अब आगे आता है आपका कॉस्ट प्लस मेथड। प्रोडक्शन या सर्विसेज कॉस्ट पे अप्रोप्रिएट प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ELP निकलता है। फॉर्मूला क्या है, आर्म्स लेंथ प्राइस इक्वल्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस अप्रोप्रिएट प्रॉफिट मार्जिन।
एग्जाम्पल अगर दूं, एक इंडियन मैन्युफैक्चरर यूएस पेरेंट के लिए गुड्स 80 कॉस्ट पे बनाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन 25% है, सो एलपी ₹80 निकलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, पीएसएम। रिलेटेड एंटिटीज के कंबाइंड प्रॉफिट्स को उनके रिलेटिव कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे ये डिवाइड करता है। एग्जांपल, एक इंडियन आर&डी यूनिट और यूएस पेरेंट एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, टोटल प्रॉफिट 200 करोड़ है, इंडियन यूनिट 60% कंट्रीब्यूट करती है, सो 120 करोड़ उसका ईएलपी बेस्ड प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन एडेड मेथड यानी टीएनएमएम। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का नेट प्रॉफिट मार्जिन अनरिलेटेड पार्टीज के कंपेरेबल ट्रांजैक्शंस के मार्जिन से कंपेयर करते हैं। ठीक है जी। एग्जांपल, एक इंडियन सब्सिडरी यूएस पेरेंट को सर्विसेज देती है विद 10% नेट मार्जिन, अनरिलेटेड फर्म्स 8% मार्जिन रखती हैं, सो 10% ईएलपी कंप्लाइंट है। अब बात करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन की। देखो, एमएनसीज को डिटेल ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी होती है ताकि वो ईएलपी कंप्लायंस प्रोवाइड कर सकें। इसमें सबसे पहले मास्टर फाइल आती है, ग्लोबल ओवरव्यू ऑफ एमएनईज बिजनेस ट्रांसफर प्राइसिंग, उनकी पॉलिसीज जो फॉलो कर रहे हैं। लोकल फाइल आती है, कंट्री स्पेसिफिक डिटेल्स होती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग यानी सीबीसीआर, एमएनईज ग्लोबल इनकम, टैक्सेस और ऑपरेशंस का ये ब्रेकडाउन है। एग्जांपल अगर दूं, एक एमएनई इंडिया में लोकल फाइल बनाती है शोइंग एएलपी फॉर यूएस सब्सिडरी ट्रांजैक्शन। अब लास्ट आता है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट्स एंड एडजस्टमेंट्स। टैक्स अथॉरिटीज ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट्स करते हैं टू चेक ईएलपी कंप्लायंस। अगर प्राइसेस ईएलपी अकॉर्डिंग नहीं होते, अथॉरिटीज एडजस्टमेंट कर सकती हैं टू रीकैरेक्टराइज इनकम और एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल अगर दूं, इंडियन टैक्स अथॉरिटी एक एमएनई का यूएस ट्रांजैक्शन पे 100 से 120 एडजस्ट करती है इफ ईएलपी 120 है, जिससे टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होती है। सो होप्स आपको जितना करवाया अच्छे से समझ आ गया होगा। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। थैंक यू।